सबक के है इब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आने लगा कि भारत सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, कम्युनिस्ट, ये क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थाएं पैरेलल में छोटी उसते ईस्ट इंडिया कंपनी से लो। पहले ईस्ट इंडिया ही संसद की सरकार चली, फिर हैंड ओवर करा देश किससे, कांग्रेस थे, बाद में बीजेपी थे, कल कोई और कर लेगी। तो भारत कहां गया, मतलब हम वोट तो इनते करा इन संगठनों थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, पर नोटिस मार पावा भारत सरकार की तरफ से, उसका मालिक कौन है, उसने चलाने वाला कौन है, तो ग्राम सभा है भारत। जो भी इस षड्यंत्र में चले गए नहीं, जिसने नौकरी कर ली समझ लो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली कर रहा आज भी। वो बंदा, जितने सरकारी अफसर हैं, जितना ये पूरा सिस्टम है ना, पूरा का पूरा सब तनख्वाह पर लेकर काम कर रहे, हम टैक्स पेयर बना दिए। इसी कर का जो मूल लोग है नी, ये भी क्या देखा, गांवों के लाल डोरे तोड़े गए, ठीक है नी। लाल डोरे तोड़ने का कारण यही था कि इन अपने आईडी प्रूफ देने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा या धरती थारी है, नहीं तो बसिंदे भारत के वो माने गए जिनसे अपनी जंग पर बैठे दादा लाई पा, वो असली भारत के लोग हैं। तो मूल निवासी शब्द वहां चले हैं। दादा लाई गया, वो दादा लाई ही खत्म कर दिया पूरा का पूरा। तो वो है ग्राम सभा भारत पुराना। इसी कर का ग्राम सभा इकट्ठे होगा, अगर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे या सीएम को पत्र लिखेंगे, आपको ग्राम सभा आदेश करती है कि आपको फलाने फलाने दिन इस तारीख को इस गांव में पहुंचना है, उसको आना पड़ेगा, क्योंकि उसका आदेश कौन कर रहा है, भारत, जिसकी वो नौकरी कर रहा, सीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भारत की नौकरी कर रहे, तो उसका आना पड़ेगा। वो है ग्राम सभा, वो है भारत। और जो ये पंचायत सिस्टम बनाया, ये उन्हीं के साथ अटैच है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पूरा का पूरा। और इसमें एक चीज ऐड होगा, इसमें एक चीज ऐड होगा कि जो व्यक्ति आज मान लो खराजपुर में पैदा है ना, वो अपने 20 किलोमीटर दायरे के अंदर है और वो किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा, तो उसके ऊपर ये जो जुडिशरी लॉ है यू लागू को नहीं होता, वो प्राकृतिक के लॉ के सिद्धांत पर चलेगा, उसके ऊपर वो लॉ लागू नहीं होता। इट मीन्स वो यहाँ का राजा है, यहाँ का बसिंदा है, यहाँ का जल जंगल जमीन सब के ऊपर उसका बराबर का अधिकार है, जितनी वहां की जनसंख्या है। मान लो कि इस 20 किलोमीटर के दायरे में 100 किले हैं, 100 ही आदमी है यहाँ, ठीक है, तो वो उनके एक एक किला हिस्से में आवा, उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, मतलब उसका बराबर का अधिकार है। यानी कि मान लो मैं हूं, तो आज मेरा 1 एकड़ के ऊपर मेरा मालिकाना हक है, या मैं उसका लाभ उठा सकूं, कल जब मैं चला जाऊंगा तो मेरा बच्चा उसका लाभ उठाएगा, या किसी और का, मान लो मैं नहीं हूं तो कोई, मान लो गोलू के 2 बच्चे हैं, मैं मर गया, कोई मेरा अग्र संतान नहीं हुई, तो वो जो 1 किले का हकदार है वो बनेगा जो वहां उस एरिया में पैदा होया। इसी कर का भारत में कागज नहीं थे जमीन के, घरों के, मकानों के। 1861 के बाद कागज बनने शुरू हुए, तब जाकर जमीन नामी नापनी करनी शुरू करी। किस तरीके से, हम तो इसी रीत पर चले रहे थे जिस तरह भाई ने बताया, दादा लाई सिस्टम था, आगे बच्चा बरतदा रहेगा, वो उस दायरे में जिसका जन्म होएगा। जब अंग्रेज आए, करजन नाम था उसका एक अंग्रेज का, वो लॉर्ड करजन, हाँ लॉर्ड करजन, रामखोर थे, लॉर्ड तो भगवान वो मानना, हाँ वैसे मैं कह रहा नाम उस कुत्ते का रामखोर का ही था। तो वो आया, उस गांव में गया जिसकी 20 किलोमीटर दायरे की बात भाई ना करी, कि ये जमीन किसकी है, अक मेरी है, कागज दिखा भी, कागज तो है ही नहीं, हमारी तो सदा ही रीत चली आ रही। वो कई बार सूत्र बोल लगे, रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम तो इसी वचन रवि किसी के साथ जुबान कर ली तो वही कागज है, वही अपना सब कुछ है। मतलब बड़े बड़े के आपने अपने पिताजी तेजी सुने होगा भी, जुबान दे दी तो दे दी, यू ही है बस। और आज भी यू है, जो जुबान का पक्का है भाई, वो बिना डॉक्यूमेंटों के ही चला बंदा, ठीक है। इसी तरीके से उसना फिर कहा अभी मेरे पास प्रूफ नहीं, प्रूफ है तो इस पर रिक्वायर कर दो, इस पूरे गांव ना कब्जा कर लो, इसका इसकी इतने किले आए जब्त कर लो ही ना, एक्वायर कर लिए, उन पर कब्जा कर लिया, मोर मार। एक चीज है सुनी भाई, इसमें एक्वायर करना जिस देश की भाषा है ना,
एक्वायर जिस देश में शब्द लिया है यू, उस देश में इसका सही अगर हिंदी मतलब काटा तो छीनना हुआ। एक्वायर मतलब छीनना। ये बात बदलो। मोर मार दी। जो समय में राजा था, जिस क्षेत्र में वो गांव आवा था, उसकी मोर मरवा कर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोर मारकर किसके नाम होगी? कंपनी के नाम होगी। इतनी लुट्टी, इतनी ट्रांसफर करवा ली वो। इतनी लुट्टी, इतना लुट्या कि आज आप देखोगे कि एक गांव के कई सौ किले हैं पंचायती हैं वो। भाई पंचायती कहां से आए? किसके आए? अपने गांव में स्कूल बन रहा, ये भी सरकारी पहले क्या कराते साजला स्कूल, गांव का स्कूल, ठीक है। आज नौबत यह है कि सोचा कि सरकार का ही है, तो यह जमीन हमारे पुरखों ने, आपके पुरखों ने दान दी थी जी भी यहाँ बनया था अपने बच्चे पढ़ाने के वास्ते। ये पूरा सिस्टम था। और ग्राम सभा आज भी प्रस्ताव पारित करके अपने गांव के अंदर ही, कड़ी जाने की जरूरत नहीं है, किसी कागज की जरूरत नहीं है, अपने आप उन पर नोटिस भेजा कि भाई ये पंचायत की नहीं है, ग्राम सभा की है, और ग्राम सभा इसको ठेके पे देगी या गांव के व्यक्तियों को खुद काम करवाएगी अपने आप, अपनी मर्जी से। वो ग्राम सभा खुद निर्णय लेगा, इसका खुद तय करेगा गांव अपना। इतनी ताकत है उसमें, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, क्योंकि वो गांव की है। मेरे किसी किसान की उस समय में लुट्टी हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, और आज सरकार मजे ले रही उसकी, उन्हीं के अंदर आई है जो जिना सरकार का। इसका ताजा उदाहरण है, बताओ किस तरह जो यो जोड़ लग रहा खुद यो इंडो इजराइल के प्रोजेक्ट में खुदन लग रहा, जिन्ना कौन सा सरोवर का निर्मल सरोवर के नाम थे, यो निर्मल सरोवर के नाम से जोड़ खुदिया, ठीक है। पहले यो गांव का था, ये वो कंपनी आकर इसकी देख रेख लगी करन, सरकार गिलो टाई अप करका सरकार गिलो वो करने लगी। एले जैसे ही इसका ध्यान मतलब गांव वालों का ध्यान भटकेगा, आने वाले मतलब अगली ही पीढ़ी नु कहेगी जोड़ सरकारी है, तो सरकारी ठप्पा लग जाएगा। जो से इन्वेस्ट उस इंडो इजराइल आज करने लग रही, वो कल ना रिकवरी भी करेगी भी, अब ना जो इन्वेस्ट करा था वो हमारा वापस दो। वो कहेंगे भी यू जमीन तेरे गिरवी रखी थी हमने तो, अरे यू था रही है थमीना ले लो। तो इस तरह ये सरकारी स्कूल छीने, इस तरह ये मतलब सारा सिस्टम नहीं तबाह करने की तैयारी है। आप इसे ना थोड़ी डीपली और समझो, जो आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, क्योंकि जो पीछा चले गया वो तो नु है कि भाई शायद नहीं समझ रहा। बिल्कुल सामने देखो, ग्राम सभा की ही ताकत बता रहा है मैं, अपना भारत की ताकत बता रहा है जो हर गांव के पास है। यो जमुना पर जो गोर जा रहा, मेरे मुंह से गोर ही लिख रहा, लेकिन वो पक्की सड़क है काली, ठीक है। मेरे गांव का वो गोर है, हमारे खेतों में तो कट रहा, हमारे खेतों में हमारे जमुना बजान का वो रास्ता है हमारा, वो पीडब्ल्यूडी वालों ते दे दिया, उसने पक्का बना दिया। अगर कल को पीडब्ल्यूडी वाले में टोल नाका लगा कर बैठ जाएगा, आप क्या करोगे? मतलब वो उसका चलने का टैक्स लेगा आप पे। व्यवस्था वही है सारी की सारी। सड़क भी सड़क पना चलना रहा तो मेरी पक्की सड़क पना, इसका पैसा दो। लेकिन गांव की ताकत मैं अपना बताऊं, अगर गांव प्रस्ताव पारित करा, इकट्ठे होगा, ग्राम सभा की पंचायत बैठावा, अपनी मीटिंग करा और यह कहा कि भाई जो यू आपने इसके ऊपर मेरे गांव के रास्ते के ऊपर आपने यो मटेरियल बिछाया है, इसका किराया दो, इसका किराया दो, क्योंकि मेरी जमीन के ऊपर आपने यू बिछाया है। और अपनी सड़क से पार कर ले, और सड़क भी मतलब पड़वा सकते हैं अगर हमारी इच्छा है। वो भाई जब मैंने जरूरत ही नहीं है, आप मेरे घर पर मेरी मर्जी के बगैर क्या कर लोगे? मैं तो घर की बात कह रहा है, लेकिन ऐसी गांव की बात कह रहा है मैं अपने। अगर मेरा गांव एक होगा, ग्राम सभा एक होगा। पीडब्ल्यूडी का मतलब ये है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक के लिए काम किया गया वो। हाँ, और ये जो कानून बना जिसकी बात यू कह रहे हैं भाई, 1840 के आसपास यो कानून बना था पीडब्ल्यूडी वर्क जो भाई कह रहा है। इसमें क्या था कि जो ये बावड़ियां हैं, जोड़ है, अपनी कुआ है, इसका ध्यान गांव रखा करा था, साफ सफाई का ध्यान गांव रखा करा था, उसने खुदवाने का काम गांव करा 1840 से पहले। हाँ, फिर यो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि भाई जिला मतलब जिले के अंडर ले लिया यो, और भाई इसका जिलाधिकारी करेगा। जिलाधिकारी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी करेगा, वो उसके अंडर ले लिया। उसके पैरेलल में फिर टैक्स लग गए लेन कि हम आपके जोड़ का ख्याल रख रहे हैं, पैसे दो, टैक्स दो, ये रख रहे हैं। लेकिन पहले लोग गांव व्यवस्था करा था उसकी पूरी की पूरी अपनी, ये पूरा स्ट्रक्चर है पूरा गांव का। उस
जो सी जोड़ थी उसका जो बावड़ियां थी जोड़ थे, उस अंग्रेज अधिकारी ने उस पर क्या लेना, वो सुखों उसमें कीड़े पड़ो गड़ो कुछ ही हो उसने क्या लेना, उसने टैक्स वसूलने का मतलब था। यही व्यवस्था थी कि भंडारण हो रहा था गांव का एक, जैसे मंदिर में अब तो लोगों ने बंद कर दिया, पहले गांव का एक अनाज भंडारण हो रहा था। जितने भी जमींदार हो रहा थे अपना एक हिस्सा निकाल लग रहा थे उसका, उसमें अनाज भंडार में भरा करा थे। वो आज की रिसर्च में कहीं कहीं मिल जाए अनाज भंडारण आज भी। अच्छा, और जो जो जिन पर जमीन नहीं थी वो अपना समय दान करा थे। ठीक है, मान लो गांव में तालाब खुदवाना है तो वो जो तालाब खोदने के कारीगर आएंगे उस अनाज के भंडारण में थे, वो भोजन करेंगे। सारा व्यवस्था बनाने की थी। इन मैंने जो बात कही थी कि जिस पर अनाज देने की वो नहीं था सिस्टम, जमींदार नहीं थे, तो वो अपना समय दान करा थे, उनका सहयोग करा थे खुदवाने में, मिट्टी ठुवाने में, ईंटा लगवाने में, ईंटा पथवाने में, इस तरीके थे। तो ईवी जो भाई ने बात रखी थी कि जिलाधिकारी को फिर क्या पड़ी जब ये उनके हाथ में चले गया। भी गांव में पानी साफ है कि नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं, उसको तो तनख्वाह मिल रही है कंपनी से, वो तो तनख्वाह पे बैठा है। जैसे आज सरकारी दफ्तरों में जाओगे, काम करो ना करो तनख्वाह आएगी। इसी करके हर कोई सरकारी नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी की दलाली करना सोचा, ये पूरा का पूरा है। तो बात ग्राम सभा की पावर की हम कह रहे थे कि भाई किस तरह है किस तरह नहीं है, तो वो आपकी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि भाई इस तरह है, समझ में आया होगा कुछ कि भाई ग्राम सभा के अंदर कितने तारा गया, वो ग्राम सभा ही भारत है एक्चुअल में, असल में, सच्चाई में। तो ये हमारी नौकरियां कर रहे जितने भी ये कंपनियों के दलाल हैं, कंपनियां मतलब सरकार। सोनी भाई एक सवाल है यहाँ पे। सवाल यूँ है मेरा कि जैसे आपने बताया कि 1840 में पीडब्ल्यूडी आया, ये ऐसे ऐसे कानून लेके आए कि भाई गांव की जोड़ी या गांव का जो भी तालाब है इन सारों का ठेका हम लेंगे और हम करेंगे आज दिन का काम। और 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 में हुई थी वो, उसके बाद इन्होंने जो कर वाले कानून है या फिर जो ये पुलिस वाला कानून है, जो आईपीसी सीआरपीसी जितने भी बने 1857 में बना दी। तो 1857 से पहले भी कोई ऐसी क्रांति हुई थी उससे 1840 से पहले या 1700 से लेके और 1857 के बीच में कोई ऐसी क्रांति हुई थी जिसको लेकर ये 1840 में जो कानून आप बता रहे थे बनाओ, और फिर जो बड़ा विद्रोह हुआ वो 1857 में हुआ था। उसके बाद फिर ये बन गया 1860-61 में सीआरपीसी और आईपीसी इंडियन पुलिस एक्ट। उस पर्सन पूरा हो गया भाई मेरा। इसमें ऐसे था करण भाई कि जब व्यापारी बनकर वो लोग आए थे ना, या मतलब बड़ा कुछ है। 1003 में एक पेपर बुल जारी हुआ था, कुल 1003 जो सन था, हाँ उसमें एक पेपर बुल जारी हुआ था। वो कुछ लोग थे वो ये कहते थे कि भाई ये जो धरती है ना ये हमारी है, इस पे रहने वाले लोग हैं, ये किराएदार हैं और हम इस धरती के मालिक हैं और सभी आदमियों की आत्माएं हमारी गुलाम है। हाँ ठीक है। बुल क्या होता है? पेपर बुल होता है, पेपर बुल था जो मतलब एक अध्यादेश लागू कराया था कुछ लोगों ने। जैसे मान लो ये गांव अपने प्राकृतिक लॉ पे चल रहा, अपने आप चल रहा, किसी ना कोई राजा है या ना कुछ है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है जो पुरातन काल में भारत चला करता। तो उस तरीके से चल रहे हो और कुछ खुरापती दिमाग के लोग वो कुछ एक ऐसा बिल पास करा जिसका नाम पेपर बुल रख दा या कुछ भी रख दा, उसके ऊपर थोपना शुरू कर दा। वो लिख दा कि जितने भी ये मान लो एक गांव को, पूरे गांव को दुनिया मान लो खराजपुर को, कि ये पूरी दुनिया है और ये जो पूरी दुनिया है ये हमारी गुलाम है, इनकी आत्माएं हमारी गुलाम है और हम इनके मालिक हैं। और हम ये अध्यादेश लागू करते हैं कि आज से तुम लोग हमारे तरीके से चलोगे जैसे हम कहेंगे। तो मान लो कोई सीधा साधा साधारण सा बंदा गया भी, ओए तू फालतू बकवास नहीं करने का, तू मेरे हिसाब से चलेगा। वो कहेगा क्यों, मैं तेरा बाप का नौकर हूँ, मैं क्यों मानू तेरा कहना। वो कहेगा ये देख मेरे पर लिखित में है, वो कहेगा लिखित में अंग्रेजी वो लिख रहे हो किसी और भाषा में,
तो आपने क्या समझ में आएगा भी ये भाषा तो हमने आंदी नहीं यो ना तेरी उसने लिखा मतलब भी यो इस गठन कराया या कुछ भी कराया उन लोगों ने लिखा और उस तरीके से ये तेरे ऊपर थोप दिया, वो मानना पड़ेगा उसने, तो वो बिचल गया, एक ना माने दूसरे ना माने। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक व्यक्ति जंगल में जाने लग रहा था, वो लेकर जाने लग रहा था बकरियां, और 4 चोरों ना योजना बना ली भी ये जो बकरियां हैं इसकी हम अपना इस पर छिड़वानी है ना, वो मारा ना पिटा, उसका दिमाग चेंज कर दिया, अकी तो कुत्ते लेकर जाने लग रहा। पहले ना क्या तो कुत्ते कड़ा लेकर जाओ ना, क्या कुत्ते कहाँ है तो बकरियां हैं। फिर दूसरे चोर ना जाकर क्या अरे ताऊ ये कुत्ते कड़ा ठाए फिर रहे दो, उन्होंने कहा कुत्ते नहीं बकरियां हैं। तो तीसरे ने फिर गया, फिर चौथे ने क्या, उसका दिमाग बदल गया, उन्होंने सोचा ये यार चार आदमियों ने क्या दिया मेरे थे ये तो कुत्ते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वो साइकोलॉजी इफेक्ट उन्होंने दिमाग में ऐसी धारणाएं बनाई, वो पेपर बुल के जरिए हमारे ऊपर धक्के थे वो थोप दी गई। थोपने के बाद फिर धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया लोगों ने, तो मान दे आज यो नौबत है कि आपा नो कवा भी सरकार ने क्या रखा यो काम, मतलब लट्टू भी बालना है ना, अभी सरकार ने क्या रखा लट्टू कम बालो, बालना नहीं, इतना गुलामी का दौर आ गया, अपनी मर्जी तो कुछ करते नहीं आपा, सारा का सारा वो अध्यादेश पर लागू है भी, वो आदेश आ रहा अब मतलब कोई भी सरकारी कानून, मतलब जो सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उप शाखाएं हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में है, चाहे वो बीजेपी में है या किसी में है, वो पुलिस में है या किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो वो उप शाखाएं हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या कहा ऊपर से आदेश आया और कुछ नहीं कहते हैं, ऊपर से आदेश आया, चाहे वो लिखित में हो बिना लिखित में हो, थोपना है, तो उसी तरीके से पुराने टाइम से थोप दे यार, तो आपा उन्हें चंद देना चाहते मतलब साइकोलॉजी इफेक्ट है, उन्हें मानना शुरू करता है। अच्छा ये बात भाई, हाँ बिल्कुल है, बात पूरी होगी। हाँ इसमें क्या हुआ कि एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड में बर्फ तो पड़ती है पूरी दबा के, वहां पे खेती नहीं था, कोई उद्योग धंधा नहीं था, कुछ नहीं था। अपना देश क्या था, भारतवर्ष व्यापारिक देश था, व्यापार में भी पूरा था और समुद्री रास्ते से व्यापार करता था, अफ्रीका अमेरिका अपना जिधर भी जाना हो तो, और पैरर में था चाइना। तो जब ये समुद्र के रास्ते जाते थे तो इंग्लैंड रास्ते में पड़ता था। समुद्री लुटेरे फिल्म भी बनी हुई है। इनका क्या था कि गिरोह थे यूरोप के कुछ देश, वो जहाजों को लूटते थे, जो अपने व्यापारिक जहाज थे, कोई जाते हुए फंस गए, आते हुए फंस गए, उनको लूटते तो बहुत सारा धन संपत्ति मिलती थी इनको सोने के रूप में भी, और बड़ी वो वस्तुएं फिर उनके बाजारों में महंगी दिखती थी वो। उस वक्त में ये बात है लगभग 1400 के आसपास की। ये फिर स्पेन और पुर्तगाल सबसे शक्तिशाली देश थे। तो जिस जहाज पे स्पेन चढ़ गया, उसके लुटेरे चढ़ गए, उस जहाज पे पुर्तगाल वाले फिर उसको लूटने लग गए। लूटने तो इनकी लड़ाई होती थी जस्टर भाई, सुनने की बात है, इनकी लड़ाई हुआ करती थी आपस में, इनमें युद्ध हुआ। फिर ये लुटेरे क्या कि ये उसके पास गए, जो अपना वेटिकन सिटी में एक पोप है, उसके पास गए 1400 के आसपास। तो उसने कहा कि तुम तो भाई हो, आपस में मत लड़ो, इस धरती के 2 हिस्से कर दो, एक पूर्वी हिस्सा एक दक्षिणी हिस्सा। पूर्वी में तो चला जाएगा ये अपना पुर्तगाल, और जो दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, उसमें चला जाएगा अपना ये स्पेन। स्पेन को लूटने के लिए गया फिर वो अपना कोलंबस अमेरिका में। इधर आया वास्को डी गामा, ये लिख के आए, वहां पे साइन करके आए। फिर वो आपको पता है कि कालीकट में उतरा और पूरी लूटपाट करी वास्को डी गामा ने, ये भी लिख के हुआ, ये पेपर बुल था ये भी दूसरा जब जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई धीरे धीरे। मैं करण भाई आपकी बात पे आ रहा हूँ, ये इसलिए इतनी डीपली से बात करनी पड़ेगी कि अभी समझ में आ जाए अच्छे से। अच्छा, जब ये भारत में घुसे, उसके माध्यम से पेपर बुल के माध्यम से कि धरती मारी है, लूटना शुरू हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, योद्धे थे, यहाँ तो सीधा कर दिया वास्को डी गामा। लड़ाकू थे। उसने कहा अगर ये तो उल्टा ही हो गया, कदम नहीं रखने दिया। फिर उसकी एक समझ में आई कि लड़के नहीं, अगर इनको कहेंगे ना हम आपके मेहमान हैं, व्यापारी हैं, आप सामान लेने के लिए आए हैं, जगह दे दो रहने। फिर वो रही भी, खतरदारी भी करी। फिर
अपना मुखबरी करा के धोखे से, वो जो अभी सिद्धांत की आप बात कर रहे थे कि रामायण और महाभारत काल में सिद्धांत हुआ करता था, शंखनाद के साथ युद्ध हुआ करता था और बंद हुआ करता था सूरज छिपने के और ढलने के बाद। अच्छा, फिर उसने उसको मार दिया, जो जम्बूरी राजा था उस वक्त, कालीकट का, अपना गोवा उसको बोलते हैं आज के हिसाब से। अच्छा, उस वक्त में क्या नाम था सोनी भाई इसका? कालीकट, गोवा का। और राजा उसका अलग राजा था। हाँ, राजा था उसका वहां पे। अच्छा। और जम्बूरी राजा था वो, उसको षड्यंत्र से मरवाया था, रात को सोते हुए को मरवा दिया उसको। फिर वो वहां का राजा बन गया वास्को डी गामा, लूट के चला गया, 6-7 बार लूटने आया वो, और बहुत कुछ लूट के ले गया। अच्छा, ऐसे करते करते फिर फ्रांसीसी, डच और लोग आने लगे कि बड़ा माल है भाई वहां। तो फिर अंग्रेज आए। ये जब अंग्रेज आए, व्यापारिक बन के आए, और अपना जहांगीर राजा था हमारा गुजरात का उस वक्त, वहां पे आए, उससे बोला कि भाई हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। ये पूरी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लिखतम है पूरी की पूरी। सोनी भाई, एक सवाल और मन में आया, आपकी क्षमा चाहूंगा, आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में। जैसे आपने गोवा का नाम कालीकट बताया, और अभी गुजरात का क्या बताया आपने? गुजरात का शायद गुजराती होगा, कुछ और होगा। भाई, भारत के 4 बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि गुजरात का राजा अलग था, हाँ, और गोवा का अलग था, मद्रास प्रेसिडेंसी का अलग था, कलकत्ता का अलग था। तो ये विरासतें थी या क्या था ये उस वक्त? ये जैसे अब इनको राज्य बोलते हैं या जिला बोलते हैं, जो भी लाते हैं, हाँ, तो उस वक्त में क्या थी? विरासतें थी या क्या थी उस वक्त में? मतलब ये बड़े बड़े, मतलब राज्य थे ये, उन राजाओं के, जो बड़े राजा थे ना, उनके ये राज्य थे उस वक्त के। आज की भाषा में इसको समझने की कोशिश करें कि गांव का एक मुखिया बना दिया सरपंच, ठीक है, पूरे ब्लॉक का बना दिया मतलब एमएलए, ठीक है, फिर पूरे मतलब करनाल जिले का जैसे बना दिया शहर का जो हो गया वो, समझ गया। हाँ, ठीक है। हाँ। तो पूरे हरियाणा राज्य का बना दिए मुख्यमंत्री। इस तरीके से ही वो लोग थे पहले। वो क्या करता था, जिम्मेदार हुआ करता, क्या करते थे उसको? सामंत 100 गांव का 100 गांव का सामंत। हाँ, 100 और नायक, चलो बताओ। 100 गांव का सामंत हो गया। फिर ऐसे ही जैसे सोनी भाई बता रहा है कि आगे फिर वो 200 या 500 गांव का वो हुआ करता था नायक। फिर छोटी रियासत बन जाती थी, उसको मतलब राज्य बोलते थे। 10 गांवों का नायक, 1 गांव का सरपंच, और 100 गांव का नायक, और 1000 गांव का राजा, 1 लाख गांव का महाराजा, और 7 लाख गांव का चक्रवर्ती सम्राट। मतलब इसमें एक सम्राट की भी व्याख्या जाती है, सम्राट मतलब हाँ, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट। तो ये आपने इतिहास में देखने को मिले सारे। अशोक, चंद्रगुप्त, ये मतलब पूरे भारत पे जिस पे आधिपत्य था, मतलब वो यही बात है। और उस वक्त में ये काफी मतलब समय बाद की बात है अशोक के, तो उस वक्त टूट चुका था क्योंकि आक्रमण काफी हो चुके थे और अलग अलग रियासतें बन चुकी थी। जब भारत में अंग्रेज आए तो शायद आप ये कहना चाहते हो कि भारत का जो दायरा है वो चक्रवर्ती, हाँ, जब अंग्रेज भारत में आना शुरू हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना शुरू हुई, तो भारत 4 हिस्सों में बट चुका, मतलब 4 राजाओं के अधीन हो गया था। चक्रवर्ती की जो उपाधि थी ना, वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि कोई बन नहीं पाया फिर उसके बाद। तो ये 4 बड़े बड़े क्षेत्र बड़े बड़े राजाओं के अंदर आ गए। फिर चक्रवर्ती राजा रह गए, चक्रवर्ती सम्राट खत्म हो गया। हाँ, ऐसा हो गया। और इनकी वो दायरा भी कम हो गया फिर जब अंग्रेज आना शुरू हुआ। 4 भागों में बट गया, मतलब पूरा भारत। हाँ, उसका अलग अलग समय में फिर उसका अलग अलग राजा था, अखंडित होता चला गया। हाँ, और इसमें क्या थी जो फिर वो संज्ञा चली नायक की, राजा की, महाराजा की, इन 4 प्रेसिडेंसियों में, प्रेसिडेंसी बोला जाता था, इनमें वो चली फिर। अच्छा, अब
जब जहांगीर से परमिशन ले ली, मतलब यहाँ भी षड्यंत्र हुआ। जहांगीर पूछ रहा है उस समय थॉमस रो, वो अंग्रेज था, कि भाई आप क्या बेचोगे और क्या खरीदोगे, मुझे ये बता दो कि भाई हम आपके यहाँ से ये सामान खरीदेंगे, जो भी उस वक्त उन्होंने बोला जो हुआ करता था। हाँ, और वहां जाके बेचेंगे, वहां से प्रॉफिट होगा, यहां से उधारी में सामान उठाएंगे और वहां जो प्रॉफिट होगा आके उसका चुकाएंगे और फिर आगे उठाएंगे। तो मतलब ये बात सोचने की है यहाँ पे करण भाई, युधिष्ठिर भाई, कि वो राजा बड़ा राजा था, लेकिन इतनी कॉमन सेंस उसको होनी चाहिए थी कि कोई उधार में सामान उठाएगा और फिर उसको बेच के जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा देगा फिर जब प्रॉफिट होगा। तो मतलब अगर मैं आपसे इसी तरीके की बात करूं कि मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, आप मुझे सामान दे दो, जो प्रॉफिट होएगा उसको बेच के मैं आपको दे दूंगा, आप एग्री हो गए मेरे साथ? तो जहांगीर एग्री हो गया। तीसरी मुलाकात में, 2 में तो नहीं हुआ, तीसरी में हो गया। कुछ लालच रहा होगा, मतलब भाई अंग्रेजों ने तो उल्टे ही काम, मतलब राजाओं को भी उल्टी आदतों में ही बढ़ा है, ठीक है। और ये भारत का रास लीलाएं सिखा दी। एक चीज है, भारत का तो ये नेचर रहा है। आज के टाइम भी अगर मान लो मेरे अब जाकत का ब्याह हो या हमारे घर में कोई फंक्शन हो, तो गोल्लू अगर नाराज है, पंडित जी आप नाराज हो, तो मैं कहूंगा भाई आज ये फंक्शन है अपना थोड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज ही हो, आपको मैं कौन जानता। दूसरी फेरी आएंगे, फिर भी कह दोगे मैं कौन जानता, तीसरी फेरी आना ही पड़ेगा। तो वो तीसरी बार बेचारा किसी हिसाब से मजबूर होया होगा। हाँ, तो वो मजबूर होया। हाँ चलो ठीक है, ऐसी भी हो सकती, बिल्कुल हो सकता है ना ये। हाँ, तो उन्होंने फिर सामान लिया, वो बेचा, प्रॉफिट हुआ, और फिर उन्होंने कुछ लोग हायर किए, अंग्रेजों की उस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया ने, थॉमस रो ने जो वो था, उसने कुछ लोग हायर किए और अपना एक संगठन बनाया कि भाई मैं आपको तनख्वाह दूंगा, आप मेरे साथ ये काम करो, और ऐश करना, ऐश प्रस्ती मतलब डाल दी वहां पे, बीज डाला, वो बीज उनके अंदर गुण था ना, ड्रिंक एंड भी मैरी का, हाँ, खाओ पियो और मौज करो, बस उन्होंने वो गुण अपना दे दिया दूसरे को। हाँ, कि भाई हम भी मौज कर रहे हैं, हम भी अगर उल्टे काम कर रहे हैं तो ले भाई हाँ, थोड़ा सा इसका तो स्वाद तो भी चख के देख, मतलब व्यसन लगा दिया ना उनको। कल्पना करके देखो कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसका पैसा मिल रहा है, या जो उस समय में धन मिल रहा है, आप अपनी मेहनत से ले रहे हो, और आपको एकदम बोला जाए कि करना कुछ नहीं है, सारा दिन खाना पीना मौज से रहना, और मैं तेरे को फिर तनख्वाह भी दूंगा। वो भाई लग गए उस समय में। अच्छा, फिर उन्होंने एक घर था, पारसी घर था, कोपरविला, आज भी है वो गुजरात में, वो लुट्टा अंग्रेजों ने, एक व्यापारी का घर था, वो लूटा, काफी सारा धन मिला, उससे और अपनी संख्या बढ़ा ली। अब उस समय में क्या था कि उसने कहा, पड़ोसी को बोला कि भाई लूट लिया मेरा घर, भाई राजा को शिकायत कर। फिर राजा ने भाई इनको परमिशन दी है व्यापार करने की। तो राजा के पास ये बात पहुंचते पहुंचते 10 दिन लग गए। तब तक उन्होंने और घरों को लूट लिया और लोगों को अपने साथ मिला लिया और अपना थोड़ा मजबूती ले ली। हाँ, मजबूती ले ली। अब वो राजा के पास जब गया 10 दिन के बाद कि भाई मेरा घर तो लूट लिया, अपने कैसी कंपनी को वो दे दिया, लाइसेंस दे दिया। अब भाई मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, तो कह रहे थे हम यहाँ से माल खरीदेंगे और बाहर बेचेंगे। वो फिर उस व्यापारी ने कहा कि वो लोगों के घरों को लूट रहे हैं तलवार के दम पर, जो सोना घर पे पड़ा है, जो धन घर पे पड़ा है, लूट रहे हैं उसको और अपना घर भर रहे हैं और अपनी टीम मजबूत करते जा रहे हैं, लोगों को अपने साथ ले रहे हैं और लोगों को भी बुला रहे हैं बाहर से। तो उसने कहा काफिला बड़ा करते जा रहे हैं, हाँ, लोगों कि को उसको बुलाओ, जैसे मर्जी करके अपने मंत्री संतरी जो भेजे। उसने कहा कि हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। 5-4 दिन और निकल गए। जब 20 दिन हो गए, महीना गुजर गया, जब वो बुलाया फिर, तब तक तो और मजबूत हो गए। वो बुलाया कि भाई आप क्या कर रहे हो, कि लाइसेंस आपने ही दिया है, क्या करने के लिए? ट्रेड उन्होंने शब्द लगाया था वहां पे। राजीव दीक्षित भाई की पूरी रिसर्च और ये डॉक्यूमेंट है पूरे। ट्रेड का मतलब उस समय में लूट मार था और उन्होंने बताया था हम व्यापार करेंगे, और वो पूरा का पूरा दस्तावेज एक अंग्रेजी भाषा में था, फिर उसकी फोटोकॉपी बनाई गई, वो फारसी भाषा में थी उस समय की। वो फोटोकॉपी भी है जो राजीव भाई के डॉक्यूमेंटों में से निकली है। वो उसमें नोट करके लिखा हुआ था कि भाई
इसका मतलब लूटपाट या हम लूटपाट करेंगे। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो गलत है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, हम आपको यहाँ से खदेड़ देंगे। कि खदेड़ के देखो, हमारी संख्या बढ़ चुकी है, युद्ध करो। युद्ध करने की बात आई, तारीख रखी गई। जब तारीख रखी गई तो उसी के सेनापति से जहांगीर को मरवा दिया अंग्रेजों ने। मतलब धीरे 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 पहले जड़ पे वार कर दिया, पूरी सेना अपने पक्ष में ले ली। हाँ, मतलब इससे क्या है करण भाई कि जैसे ये सिद्धि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कनेक्ट होती है बात, सिद्धि की सिद्धि कि सरकारों को कौन चला रहा है? विदेशी व्यापारी, आपकी भाषा में जिस भाई व्यापारी, जो ज्यादा डोनेशन जिस सरकार को देगा सरकार उसकी बात मानेगी, व्यापारी की। उसी के हिसाब से नीतियां लागू करेंगे। अब आप एक बात सोच के देखो कि अंग्रेजों ने रखा प्रस्ताव उसके सामने सेनापति के कि तू राजा बन जाएगा, हम तेरे साथ हैं, मार दे उसको, क्या करना है, सोते हुए को मारना ही तो है, और तू राजा बन जाएगा। अब उसने उसको मार दिया, मार के वो राजा बन गया। अब वो गुलामी किसकी करेगा? जिसने राजा बनाया। अब वो पूरा का पूरा गुजरात और जहां तक वो पूरा राज्य था वो सारा अंग्रेजों को हो गया, ऐसे ऐसे षड्यंत्र से। माइंड वॉश ही तो करना था। फिर वो अपने राज्य में जितनी मर्जी लूट मचाए, कौन रोकने वाला है? सारा उनके अधीन हो गया। हाँ, ऐसे ये मतलब ये आधा भारत पे लगभग हो चुका था यहाँ पे। और फिर उधर गए वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, सिराजुद्दौला वहां का राजा था। अच्छा। यहाँ पे 1757 में आ चुके हैं। फिर पहले उन्होंने उसको लूटने में लगाया पूरा समय। फिर इधर 1757 में पहुंच गया सिराजुद्दौला के पास के हम व्यापार करना चाहते हैं। जो सिराजुद्दौला था उसको जो वो राज्य मिला था अपने नाना से मिला था, और उसके नाना ने कहा था कि अंग्रेज बड़ी बेकार कौम है, इसके चंगुल में कभी मत फंसना, भाई ये हाथ पकड़ते हैं और गर्दन मरोड़ देते हैं। वो अपने नाना की बात जानता था। उसने कहा कि भाई हम व्यापार नहीं करेंगे आपके साथ। उसके साथ भी मतलब मना कर दिया उसने साहब। फिर युद्ध, तो वो एक राज्य के मालिक हो गए थे इतना तो वो। हाँ। उधर उनके पास अपनी सेना हो गई थी। हाँ, तो डायरेक्ट युद्ध किया होगा। तो युद्ध हुआ ही नहीं। वहां पे भी सेनापति को खरीद के और राजा को मरवा दिया था, और 18,000 सेना जो उनकी थी उसको भी अपने साथ मिला के, मतलब ऐसे षड्यंत्र से हुआ। अंग्रेजों ने सामने से कोई युद्ध नहीं किया, जो किया तो उसमें हारे अंग्रेज। झांसी की रानी के साथ पीठ पे वार किया, जब भी किया पीठ पे वार किया। मतलब हम क्या थे, सिद्धांत बचाने में हम सिद्धांत पे चले हुए थे, लेकिन वो सिद्धांत तोड़ने में लगे हुए थे। जैसे कि आप पृथ्वीराज चौहान की बात अगर आप लोगों ने सुनी है कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया, इतिहास में पढ़ाया गया। मतलब ये पढ़ाया गया कि 17 बार भी उसका आत्मविश्वास टूटा नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, ये पढ़ाया मार्को। लेकिन आरामखोरों ने ये नहीं पढ़ाया कि वे 17 बार जिसने जीवन दान दे दिया वो कहाँ है, और जीवन दान कैसे दिया। थोड़ी सी मैं इस पे भी बात करूं तो जब पहली बार युद्ध हो रहा था ना, जैसे हम बात कर रहे थे राजा के साथ राजा लड़ेगा, ऐसे भाई राजा को तो फिर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद गोरी राजा था उस दूसरी सेना का। जब पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, अट्टा कट्टा था, तकड़ा था, हमारे योद्धाओं के सामने तो कोई टिक नहीं पाता था। तो जब उसने वार किया तो तलवार छिटक गई उसके हाथ से। किसके? मोहम्मद गोरी के। तो पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि भाई हम नियतों पे वार नहीं करते, आप तलवार उठाओ। अच्छा, मौका दिया उसको उठाने का। हाँ, और मोहम्मद गोरी ने देखा कि जब मैंने तलवार उठा ली तो मैं खल्लास, क्योंकि ताकतवर इतना है ये। उसने तलवार ही नहीं उठाई तो उसने कहा जा दफा हो जा। दूसरी बार आया फिर सेना लेके, फिर जब लड़ रहा था लगा कि मैं मरने वाला हूं, तलवार फेंक दी। तीसरी बार तलवार फेंक दी, चौथी बार तलवार फेंक दी। ये सिद्ध होता है कि उसने, वो सिद्धांतवादी था, सिद्धांत नहीं तोड़ा उसने, लेकिन उसने कोशिश पूरी करी। जो मोहम्मद गोरी था, हाँ। जब भी उसको अपनी जान पे बढ़ती दिखी तो तुरंत उसने वो सिद्धांत सामने रख दिया। हाँ। उसको ये पता था कि ये सिद्धांत नहीं तोड़ेगा बिल्कुल भी। हाँ, तो 17 बार ऐसे हुआ। जब 18वीं बार का पूरा प्रकरण बना, फिर वो हार चुका था कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि 1 लाख की सेना थी उसके पास, 20,000 घुड़सवार अलग से, और 5,000 हाथी सैनिकों के साथ। इतनी बड़ी सेना वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी उस समय में, जो उसको कोई तोड़ सके, जो भेद पाए पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन क्या हुआ कि उसके सालों ने ही भेद दिया कि ये सेना जो है रात को हथियार नहीं उठाती। आप क्या करो, रात को जाओ, जितने
जितने कटेंगे उनको काटो और सुबह सूरज निकलने से पहले फरार। ऐसे ही हुआ। फिर ऐसे वो काटते चले गए। जब लगा कि 5,000 रह गए, हम 20,000 हैं और उनको हासिल कर लेंगे, फिर वो 18वीं बार आए दिन में। फिर पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया, उसकी आंखें फोड़ दी। और वो फिर पूरा जानते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने उसको फिर तीर कमान से वो कैसे मारा था। तो ऐसे ही है भाई, मतलब जो आपने कहा था कि भाई इससे पहले भी युद्ध हुए, बिल्कुल वो षड्यंत्र हमारे लोग तो सिद्धांत पे थे, सिद्धांतवादी थे, सिद्धांतवादी थे। उन्होंने सिद्धांत तोड़ना, क्योंकि सिद्धांत तोड़ना मतलब ये था कि आपको पाप लग जाएगा, गलत हो जाएगा। जो आज की भाषा में है, जो आज की भाषा में है भाई, सिद्धांत नहीं तोड़ना चाहिए अपना। तो उन लोगों ने नहीं तोड़ा भाई, वो अपने सिद्धांत पे कायम रहे, लेकिन खत्म होते चले गए। बिल्कुल ठीक है, अगला आदमी सिद्धांत पे था ही नहीं। फिर वो अपने सिखों के अपने 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने फिर उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया था। मुगलों की भाषा में जैसे वो मानते थे, रात को निकलते थे। फिर वो मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के समय में आते आते हाँ, फिर जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी सोच ये बनेगी कि जैसे को तैसा। हाँ, मतलब अब इनकी भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा, तब इनको खदेड़ा जाएगा यहाँ से। हाँ, तो ऐसे ही युद्ध होते चले गए। हुआ मतलब 100 साल तक पूरा ऐसे ही किसी के घर में बढ़ गए, किसी के राज्य में चले गए, चिट्ठियां भेज दी कि आपके घर को लूट लेंगे हम, नहीं तो इतनी मर को मुद्राएं दे दो। फिर मान लो अब युधिष्ठिर भाई आप राजा हो, आपके पास अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की चिट्ठी आई कि भाई आप हमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो। आपने मंत्री संतरी बुलाए कि भाई अंग्रेजों की चिट्ठी आई है, क्या करें, ये तो बढ़ती जा रही है कंपनी देश में, और मेरे पास है मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, आप मतलब गिनती नहीं है इतनी पास, आपके पास वो सोने के सिक्के सरपियां हैं। मंत्री संतरी हमने बढ़ाए, क्या करे भाई। तो मंत्रियों ने और आपने सलाह बनाई कि 20 करोड़ देने में फायदा है, अगर वो आए तो ज्यादा लूट के ले जाएंगे। तो ऐसे फिर उन राजाओं के साथ संधियां करी उन्होंने कि अब ये हमारा मित्र बन गया, और उनको अंग्रेजों के ऐसे देते रहे। 1857 तक ऐसे चला करण भाई। उसके बाद फिर उनकी संसद की सरकार चली कि अब तो यहाँ सारे अपने पिट्टू हो चुके हैं और अपने को डोनेशन देते हैं सालाना, जैसे डोन लोग मांगते हैं ना भाई, इतने पैसे दे दो, आप व्यापारी हो, इतने पैसे दे दो, फिरौती। तो फिर इन्होंने भारत का रुपया मानक स्टैंडर्ड झंडा खत्म किया था 1857 में। इंग्लैंड का झंडा उनका मानक स्टैंडर्ड, वो सब चला। मतलब एक और क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 11 कितने की 11.664 ग्राम, हाँ, इतने सोने की मोहर हुआ करती थी भारत की, और इंग्लैंड की हुआ करती थी 18 ग्राम की। जब इंग्लैंड की मोहर और सिक्का यहाँ पे चला तो फिर वो जो उपरला हिस्सा था ना 4 ग्राम गलाया फिर उन्होंने, और पूरे देश में इंग्लैंड का ही मोहर, इंग्लैंड की सिक्का चला 1857 के बाद। और अब मेरा सवाल ये है उन लोगों से और आप सभी से भी, युधिष्ठिर भाई आपसे भी, कि भी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का सम्राट कौन? वो सम्राट जिसने सिक्का जारी किया हो, वो सम्राट जिसने अपनी मानक स्टैंडर्ड की मोहर बनाई हो, वो सम्राट जिसने अपना झंडा बनाया हो। ये जो रुपया है, जो ये रुपये 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, ये तो अंग्रेजों के जमाने से पहले का, ये मतलब कि तो से पहले चल रहा है, जो रुपए की फॉर्म में चल रहा है। तो मान लो 1 रुपया रुपए की फॉर्म में चल रहा है, ये तो आजादी से पहले का चल रहा है। हाँ। मान लो मेरे पास जो सिक्का मैंने आपको दिखाया था वो रुपए की फॉर्म में तो था वो। हाँ। मान लो 1800 कुछ ईस्वी का सिक्का है वो, 70 का 1870 का सिक्का है वो, जो मैंने कल दिखाया था। हाँ। तो वो है तो रुपए की फॉर्म में ही। हाँ। और उसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का पीछे फोटो है उसकी। हाँ। वो भी नहीं है। मान लो वैसे है तो रुपए की फॉर्म में। हाँ। मतलब कि बदला तो क्या बदला कि ट्रांसफर तो वो एज इट इज ट्रांसफर हो गया। हाँ। ना। हाँ। सिर्फ क्या चेंज है, चांदी से वो तांबा आ गया, पित्तल आ गया, फिर वो घटोतरी में चला गया, लेकिन वो ट्रांसफर तो एज इट इज हो। आप ये कहने का मतलब? हाँ। मतलब कि हमने अपना क्या बनाया वहां पे 1947 में कि हमने वो पिछली स्टॉप करके कुछ नए सिरे से चालू करा। हाँ, नए सिरे से क्या चालू करा हमने? नए सिरे से क्या चालू किया? उन्हीं के नियम है, उन्हीं के कानून है,
ये बात है। अब जो ये धाराएं लग रही है आईपीसी की, आईपीसी सेक्शन ये सेक्शन वो, तो ये भी शायद वो तब से चली हुई है, सिर्फ उनके ऊपर ठप्पा लग गया कि भाई आजादी के बाद के ये नियम, ये कायदे, कानून, कुछ भी नहीं बदला युधिष्ठिर भाई। जो चुंगी थी ना, चुंगी शहर में जो आप माल बेचने जाया करते थे, अंग्रेजों ने लगाई थी, वो 1990 में खत्म हुई। हाँ चुंगियां तो भी है, मतलब कि बजा चुंगियां बजती हैं, टोल इतने लग गए। हाँ मतलब ये समझ में ही नहीं आया। मतलब ये कह लो कि यह चुंगी थी, कर था या टैक्स था। हाँ अब उसको नाम टैक्स दे दिया, जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, 1990 में खत्म हुई है। तो अब उनको टैक्स दे दिया, और इतने रूप दे दिए उस टैक्स को, जैसे इनकम टैक्स, टोल टैक्स, फलाना टैक्स, जीएसटी टैक्स, डिकड़ा टैक्स, वैट टैक्स, इतने टैक्स दे दिए। हाँ मतलब ये है युधिष्ठिर भाई, एक नेता की समझ में आया था ये पूरा का पूरा षड्यंत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने 1920 में वो कलेक्टर लग गए थे, आईसीएस पास किया था, टॉप में नाम आया था उनका, और नहीं वैसे आपकी बात रोकता हूँ, मतलब जैसे भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जैसे जो बंटवारा एक लाइन खींच दी गई, इससे ये देश हो गया, ये देश हो गया। उसके बाद पाकिस्तान को तो अपना अलग मिल गया, पाकिस्तान को तो अब उन्होंने तो अपना अलग सारा कुछ बनाया, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का लागू किया, वो जो आज का पाकिस्तान है उसके अंदर भी वो चीज लागू हुई, जैसे हमारा 1 रुपया था उधर भी 1 रुपया लागू है, वैसे का वैसे। पाकिस्तानी रुपया वहाँ भी 1 रुपया लागू है। यहाँ आरबीआई है, वहाँ पे आरबीपी है, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, रिजर्व बैंक ऑफ, मतलब दोनों जगह सारा कुछ एज इट इज ट्रांसफर कर दिया, वही का वही। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे से ठीक तो पाकिस्तान वाले हैं। वो किस वे में, जो जिन्ना था ना, जिन्ना वो प्रधानमंत्री बना और राष्ट्रपति उनका कोई और व्यक्ति बना था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्रपति कौन था? मतलब माउंटबेटन। 1950 तक माउंटबेटन मेरे भारत का राष्ट्रपति था। तो कैसी आजादी भाई? हमारे पहले राष्ट्रपति कागज में कब निर्वाचित हुए? 50 में, कागजी तौर पे 50 में जी, मान लो अच्छा आजाद हो गए हम 15 अगस्त 1947 को, ऐसा बोलते हैं तो आने का ही नहीं, देखो करके घुमा फिरा के जवाब आएगा, जो भी आगे जवाब आएगा। मेरा ये है कि क्या लिखूं, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राष्ट्रपति कौन था करण भाई? बिल्कुल माउंटबेटन था, जिसने अत्याचार किए, बलात्कार किए, रियासतें लुटी, 200 साल 250 साल तक दबा के कुचल के सिस्टम खत्म कर दिया भारत का, वो मेरे देश का राष्ट्रपति बना दिया। और उसके बाद भी ये बोला जा रहा था कि आप आजाद हो। और आजाद भारत का राष्ट्रपति कौन है? वही धूर्त अंग्रेज, जिसने जो आपने बताया, राजेंद्र प्रसाद जी को जब राष्ट्रपति बनाया था उसकी डेट का पता है? 26 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान लागू किया था ना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को अपनी आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद करेंसी, सब कुछ, राष्ट्रीय गान अपना, अपना झंडा अपना, पूरा सिस्टम अपना था उनका, वही मानक स्टैंडर्ड वाली वो अपना करेंसी थी। अभी युधिष्ठिर भाई बात करेंगे उसी की कि 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार लिखा हुआ है, बाकी पे आरबीआई लिखा हुआ है। तो क्या लोग चाहिए? मेरे देश में 2 करेंसियां, एक देश में 2 करेंसी कैसे? ये सिद्धांत टूटा है, ये नियम टूटा है भाई, पूरा का पूरा। और इसमें असली कौन सी? क्योंकि 2 चीजें कभी असली नहीं। जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की, तो हम ट्रांसफर डीड कर देते हैं। ट्रांसफर डीड होगी कि ये दुकान आज मेरे नाम थी और आज से सोनी के नाम होगी। बदला तो कुछ नहीं, सिर्फ मालिक ही तो बदला, उसका फर्नीचर नहीं बदला, उसकी किताबें नहीं बदली, उसका काउंटर नहीं बदला, उसके ग्राहकों का कुछ भी नहीं बदला, मतलब कुछ भी तो नहीं बदला, सिर्फ एक मालिक ही तो बदला उसका।
मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जब हम ऑपरेटर कह लो, कुछ भी लगा लो, बस। जो हमें संचालित कर रहा है, जो संचालन कर रहा है हमारा, हाँ। जैसे संस्थाओं के अध्यक्ष बदले गए, संस्था तो एज इट इज वो वैसी की वैसी चल रही है, वैसी चल रही। मान लो हमने गांव में एक संस्था बनी थी, ग्राम सुधार युवा मंडल, उसका अध्यक्ष सोनी था, अध्यक्ष सोनी से ट्रांसफर होकर वीर सिंह बन गए, सिर्फ इतना ही तो हुआ। हाँ। काम तो वैसे के वैसे कर रही है। हाँ। कि जो नया अध्यक्ष है उसने अपना तो कुछ नहीं करा। मान लो जैसे परिवार का मुखिया बदलता है, तो परिवार का मुखिया मान लो जैसे मेरी दादी जी एक्सपायर होगी, तो उसके बाद जो स्थिति डावाडोल हुई, एक नए नियम बने घर के दोबारा, ठीक है जी, आज से समय के अनुसार ये बदलाव आएगा, नए कायदे कानून बने, ठीक है जी, रहन सहन का तरीका बदला, सारी चीजें बदली। लेकिन जैसे हम ये चीज अपने देश पे लागू करते हैं, तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एक, आपके कहने का ये मतलब है कि बदला तो कुछ भी नहीं, पर वाकई में कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं, आप देख लो कि मान लो कि हमने अपने दम पे अपने परिवार में बैठ के ये करो कि ये कानून जो से ये गलत है, ये रद्द कर दिया जाए, कि भाई अंग्रेज चले गए, उनके सारे के सारे बनाए कानून खत्म, हम आज से अपना नियम अपना कुछ अलग बनाएंगे। मान लो जो कुछ फिर ये जैसे संविधान लागू है, होया कैसे? मान लो जैसे हम एक जिस संविधान की शपथ जो क्या कहते हैं, राहुल गांधी भी वो दिखाया कि ये संविधान खतरे में है, वो जो संविधान जिसे कानूनों की किताबत होगी, वो जिस कानून के दायरे के अंदर हमें रहना है, वो संविधान वो तैयार कैसे हुआ? संविधान को अगर संधि विच्छेद करके देखे ना शर्मा जी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। जिस संविधान को दिखाया गया है, जिसे संविधान बताया गया है, जिसे सारा समाज संविधान समझता है, ये संविधान है, वो तो कैसे? मैं वही कहना चाहता हूँ ना, संविधान का मतलब होता है कि अपना विधान, ठीक है। तो ये जो संविधान है, ये जो बनाया गया था, ये वो अंग्रेजों का ही तो है, वही का वो उठा के हमने मतलब उन्होंने थोप दिया हमारे ऊपर। जैसे अब आज की बात करें, अब बीएनएस के हिसाब से अगर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। मैं वो कह रहा हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनको वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, हमारे देश का संविधान लागू करने का जो मुख्य अध्यक्ष थे, वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो वो जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, जो संविधान के अधीन हमें रहना है, जिन नियम कायदे कानूनों के तहत हमें रहना है, ठीक है, तो वो संविधान कैसे लिखा गया, उसका स्वरूप कैसे बना, मतलब ये नियम गोलू के लिए ठीक है, ये नियम खराजपुर के लिए ठीक है, ये नियम कायदे कानून करनाल के लिए ठीक है, और यही कायदे कानून जो वो पूरे भारत के लिए आज भी ठीक है। वही कायदे कानून जो 1947 में थे, वही कायदे कानून मान लो 1847 में थे, ये एज इट इज हर व्यक्ति के लिए ठीक रहेंगे। ये कैसे निर्धारित किया गया कि इससे किसी के मान लो दायित्व की हानि नहीं होने की, या किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा, या किसी को कोई दबाया नहीं जाएगा, या कोई दादागिरी नहीं कर सकता, ये कैसे निर्धारित किया गया? भाई काफी लंबी बात बोल दी आपने। संविधान की मान कौन रहा है? सबसे पहली बात तो यही है। जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वो सिद्धांत की बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये देश सिद्धांत से चलता है। और ये जो पूरे के पूरे कानून कायदे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, चोर हम अंग्रेजों ने बनाए, चोरी करना अंग्रेजों ने सिखाया। कैसे? आप व्यापारी हो, अगर आप पूरी तरीके से टैक्स दोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। आपने सीए बिठाए, फिर अपने टैक्स की चोरी की आपने, पक्की बात है, ठीक है, तो आप चोर बन गए। सिद्धांतवादी लोगों को चोर बना दिया, ठीक है। धीरे धीरे पैरेलल में सारे कानून बनाते चले गए। और मैंने शुरू में बात बोली थी, एक कानून कई लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो आदमियों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन वही कानून कई सौ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। वो परिणाम आप देख ही रहे होंगे। काफी रोड़े उठे संविधान की बातों को ही लेकर के, भाई कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, कुछ को नहीं मिलती, कुछ बड़े हैं वो, ये मतलब ये रोड़े हैं एक दूसरे को फूट डालो राज करने के। अगर आप समझ गए सिद्धांत को, समझ गए आप नेचर को, किसको किस नेचर को, किस नियम की मैं बात कर रहा हूं, कि जब तक भारत के लोग समझते थे कि मेरे बाद भी इस धरती पे लोग रहेंगे, मेरी पीढ़ियां आएंगी, वो भी अपना गुजर बसर करेंगी,
भी जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना ले लूं, जिससे मेरा जीवन चल सके, ताकि मैं औरों के लिए छोड़ दूं। संग्रहित करना बंद कर दिया। उस नियम पे हम लोग चलते थे, और जब हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कागजों के नाम पे, ये मेरा वो मेरा, कुठले भरने शुरू कर दिए, तो फिर सिद्धांत तो टूटा ना। सुरंगें खोद दी, बिल्डिंगें बना दी, कंक्रीट का सिस्टम बना दिया पूरा का पूरा, वो तो बर्बादी वाला सिस्टम है ना फिर। और रही बात फिर जो आप कह रहे हैं कि भाई ये संविधान बनाया कैसे गया, वो उसकी भी पूरी की पूरी एक थ्योरी है। जिन लोगों ने संविधान बनाया है ना, आप उनकी आरटीआईयां लगाइए कि उन लोगों ने इसके बारे में बोला क्या है। संविधान के बारे में, संविधान के बारे में भीमराव अंबेडकर जी का ही बयान है राज्यसभा में 2 फरवरी 1953 कि अगर मुझे मौका मिले इस भारत के संविधान को तो मैं ही आग लगा दूं। फिर एक पत्रकार ने पूछा था बाद में कि आप तो इसके निर्माता हो और आप कह रहे हो कि मैं इसमें आग लगा दूंगा, जला दूंगा। और उसने ये भी बोला था फिर बाद में कि इस संविधान से भारत के लोगों का भला होने वाला नहीं है। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है। अपनी आरटीआई लगाओ और पता करो। 2 फरवरी 1953 की डेट मैं आपको बता रहा हूं, राज्यसभा में भाषण दिया था ये पूरा का पूरा। और फिर पत्रकार को अंबेडकर जी ने जवाब दिया था कि भाई मेरे पास ये 20 किताबें रख दी ये, और मुझे बोला गया कि इनको पढ़ो और इनमें से ही उठाओ, बाहर से कुछ नहीं लेना, इन्हीं में से ही बनाना है आपने। तो वो जल्दी जल्दी में तैयार किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों के पास विकल्प नहीं था। ऐसा उन्होंने बोला था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो फिर सोनी भाई बात वही आती है कि जो 1857 में क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद जो विद्रोह किया था भारत के लोगों ने, उसके बाद जो कानून बने थे यहाँ पे, आईपीसी, सीआरपीसी या जो कर वाले जितने बने थे, तो वो आज भी चल रहे हैं। बिल्कुल चले हुए। जब संविधान अपना है, व्यवस्था अपनी है, मान के चलिए अपनी है, बन चुकी है, तो फिर वो अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून क्यों चल रहे हैं आज? चले, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था ना, उसका यही था कि अंग्रेजों ने पावर दी थी यहाँ के नेताओं को कि अब आप इसको संभालो, यही कायदे चलेंगे, यही कानून चलेंगे, यही नियम चलेंगे, हम अपनी पावर आपको दे रहे हैं, आप इसको संभालो। बेकायदा करण भाई तनख्वाहें गई हैं एमपी एमएलओ की, और जो सरकारी पुलिस अधिकारी थे युधिष्ठिर भाई, उनकी तनख्वाहें गई हैं 47 के बाद। जो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पे पोस्टेड थे, जो उनकी तनख्वाहें गई हैं, पेंशनें गई हैं उनकी। कागजी तौर पे वो पोस्टेड थे, लेकिन असल में अपने विदेश या जहाँ भी रहे, इंग्लैंड या जहाँ भी रहते वहां लौट चुके थे। हाँ, तनख्वाहें जाती थी उनकी पेंशनें जाती थी, तनख्वाहें जाती थी उनकी। और जो करण भाई आप बात कर रहे हो ना कि वो कानून अब भी चल रहे हैं, अब भी वही कानून चल रहे हैं बीएनएस आने के बाद भी। ये वो तो आए भारत में लूटने के उद्देश्य थे, तो जितना धन लेके जा सकते थे उन्होंने लेके जाना था। उन्होंने लास्ट में भी कोई ऐसा जुगाड़ लगाया कि भाई मारे जाने के बाद भी हमें धन जो है वो किसी न किसी रूप में मिलता रहे। क्योंकि उनका पहला मोटिव और आखिरी मोटिव ये था कि हमने भारत को लूटना है। उनके माइंड में तो ये था कि हमने भारत को लूटना है। और विस्तारवादी जो नीति इनकी रही है कि इन्होंने मतलब विस्तारवादी नीति के तहत ही तो ये भारत पे कब्जा करने आए थे। हाँ, अच्छा एक छोटी सी बात और छोटी रहेगी, उसके बाद वीर सिंह भाई अपनी बात ध्यान रखे। जो 1757 की मैं बात कह रहा था ना कि वो अंग्रेज आया था लूटने के लिए, जो फिर राजा बना था वहां का रॉबर्ट क्लाइव, उसने 6 साल रहा। वो पहले तो वो सेनापति राजा बना दिया, 1 साल के बाद वो सेनापति भी मार दिया कि बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, जब अपने राजा का ही नहीं हुआ तो हमें भी धोखा दे देगा। 6 साल उस बंदे ने कलकत्ता में लूट मचाई। फिर वो गया वहां पे इंग्लैंड, और सोना कितना लेके गया करण भाई? जी 900 पानी के जहाज, समुद्री 900 जहाज भर के 6 साल में लूट के भारत से। हाँ, ये रिकॉर्ड है। उसमें उसने जो बहस चली, फिर पता कैसे चला कि लूट का हिस्सा उसको देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो समझौता हुआ था राजा के साथ। जब राजा से वो मोर मरवा के लेके आए थे ना थॉमस रो के, भाई हम जो वहां से लुटेंगे ना, और आपको भी कमीशन देंगे, आपके पार्लियामेंट को भी देंगे, मंत्रियों को भी देंगे, चंगू मंगू को भी देंगे,
और चर्च को भी देंगे। जब वो 900 जहाज पानी के लूट के लेके गया और उसको पूछा कि आप क्या लूट के लेके आए हो, उसने कहा कि भाई सोना चांदी हीरे मोती माणिक पन्ना ये सब लूट के लेके आया हूं। और उसको पूछा गया फिर कितना है, कि कितना लूट के लेके आया, कि भाई गिना नहीं मैंने जी। और फिर कुछ तो बताओ, मतलब ये बहस चली, उस पे केस हुआ था रॉबर्ट कलाई पे, करण भाई केस हुआ था, केस रॉबर्ट कलाई पे केस हुआ था वहां की पार्लियामेंट में कि भाई ये लूट के हिस्से की बराबरी बांट नहीं कर रहा है। अच्छा, आपस में कहानी बांट हुई, वहीं पे लड़ बज और गया। उसको फांसी की सजा हुई थी और फांसी की सजा होने से एक दिन पहले उसने अपने आप को गोली मारी थी रॉबर्ट कलाई ने। और बड़े बड़े म्यूजियम आज रॉबर्ट कलाई के चले हुए हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। मतलब धन किसी का, प्रॉपर्टी किसी की, लूट कर कोई ले गया और संसद कहीं की, और दो कोई आपस में लड़ रहे हैं कि भाई हिस्सा मेरा भी है ऐसा। चोर चोर मोसेरे भाई आपस में लड़ रहे हैं। 200 पानी के जहाज, और उस समय के एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन वजन आया करता था। मतलब ऐसा राजीव भाई ने बताया है, पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा वो मुनि की बात पे मैं बता रहा हूँ कि भाई मतलब एक जो वो होता है ना ट्रेन का डिब्बा, जी जी, बंद इतना बड़ा आज के समय में उसमें इतना वजन आता है। और 900 पानी के जहाज लेके गया वो समुद्री। सोनी भाई इतना आपने लुटा ये देश। बीच में सवाल किए थे, और 40 गवर्नर जनरल आए, 84 अंग्रेजों के। जी सोनी भाई चर्चा बहुत अच्छी रही। अभी मैं लाइव चल रहा था, वीडियो नहीं बना रहा हूँ वैसे, आपको बिना बताए मैं लाइव आ गया था, लेकिन चर्चा अच्छी रही। आपने कुछ सवाल करे थे लास्ट में कि सर्च कीजिए खुद से, तो वो सवाल अगर याद हो आपको एक बार रिपीट कर दीजिए जो साथी देख रहे हैं वीडियो को, कि खुद से सर्च करिए 1947 के बाद और पहले। कुछ सवाल ऐसे करके थे आपने। मतलब ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद, चलो पहले बात कर लेते हैं अभी 1857 से पहले भारत का सम्राट, ठीक है, मतलब जो राजा महाराजा का जो सिस्टम था। और जब इंग्लैंड की संसद की सरकार यहाँ चली 1857 के बाद, उससे पहले तो बहादुर शाह जफर भारत का सम्राट था, राजा था, उसको माना गया है। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का सम्राट कौन है जी, भारत का राजा कौन है, भारत का मालिक कौन है, ये खुद सर्च करना आप लोग सभी। और 15 अगस्त 1947 को बोलते हैं कि देश आजाद हो गया था, और भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है 26 जनवरी 1950 को, लगभग 3 साल बाद। हाँ, तो इन 3 साल में भारत का राष्ट्रपति कौन था ये भी सर्च करिए। और 1956 तक नौसेना किसके अंडर थी, 1956 तक। अच्छा, यानी कि 6 और 3 9 साल बाद 9 साल हमारी नौसेना किसके अंडर रही, लगभग 8-9 साल। हाँ। और 1968 तक हमारी आईबी, इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसको बोला जाता है, वो उसका सबसे उच्च अधिकारी कौन था और किसके अंडर वो रही, 1968 तक, ठीक है। कौन रही। और ये जितने कायदे कानून बने हैं ये किसने बनाए, क्यों बनाए गए थे, और 1947 के बाद ये खत्म क्यों नहीं हुए। और भारत का रुपया कौन सा है, भारत का मानक स्टैंडर्ड वाला रुपया कौन सा है, इसकी ये रिसर्च करने की बातें हैं पूरी की पूरी। जी जी, तो धन्यवाद सोनी भाई, वीर सिंह भाई, जितने भी साथी बैठे हैं। चर्चा अच्छी चली। और साथियों जो सवाल बताए सोनी भाई ने, एक बार सोचना जरूर, और सोचने के बाद खुद से सर्च करना, रिसर्च करना, RTI लगाना, जैसे भी आपको लगे कि भाई यार वाकई में सवाल तो गजब हैं। और गजब क्या यार, मतलब झकझोर देते हैं अंदर से। जो हमारे क्रांतिकारी थे, क्या क्या यातनाएं, क्या क्या प्रताड़नाएं उन्होंने झेल ली हैं। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।